हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। हम जितने भी इसमें क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर होते हैं और हमें पता है कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। हमने इसमें ओवरऑल टॉपिक को इंक्लूड किया है, चाहे वो संज्ञा से लेकर हमारा कोई भी क्वेश्चन है। ओवरऑल संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण सभी हमने लेसन इसमें इंक्लूड करने की पूरी पूरी कोशिश की है। मीन्स ओवरऑल ओनली प्रीवियस ईयर्स ही हैं जो कि एग्जाम्स में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा वर्णमाला से, जो कि हमारा प्लेस वैल्यू के बारे में बताता है, यानी कि किस स्थान से कौन सी हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य और कंठोष्ठ्य। तो अगर हम ओ और औ की बात करते हैं, ओ जो कि किसके मेल से बना होता है? ए प्लस ऊ के मेल से, यानी कि ए जो कि हमारा किसके अंतर्गत आता है? कंठ के अंतर्गत, और ऊ जो कि हमारा ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो ए प्लस ऊ से जो हमारा ओ और औ की उत्पत्ति होती है, तो ये हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, कंठोष्ठ, यानी कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ये हमारे कंठोष्ठ वर्ण हो जाएंगे। नेक्स्ट, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सर्वज्ञ, सुलभ, सर्वजित या सुखद। तो जो आसानी से प्राप्त किया जा सके वो होता है सुलभ। जो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सुलभ। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु के बारे में पता चलता है, किसी विशेष चीज़ के बारे में बात की गई है। जैसे मोहन, सोहन या फिर किसी सर्वनाम शब्द के बारे में। तो जहाँ पर हमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बात की जाती है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे अगर हम ऑप्शन से देखें, राम एक विशेष व्यक्ति का नाम होता है, रामचरितमानस एक विशेष पुस्तक के बारे में बात की गई है, गंगा एक विशेष नदी। तो हमारा ऑप्शन हालांकि पहले ही क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, राम, रामचरितमानस और गंगा। लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं, कृष्ण एक विशेष नाम है, कामायनी विशेष नाम है, लेकिन मिठास जो कि एक किसके अंतर्गत आती है? मिठास भाववाचक संज्ञा, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन नहीं होता है, ऑप्शन नहीं होता है। लखनऊ, आम और बुढ़ापा। लखनऊ और आम ये दोनों ही संज्ञा शब्द हैं, लेकिन लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा, आम एक विशेष जाति के बारे में बता रहा है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। जबकि बुढ़ापा क्या हो जाएगा? भाववाचक, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन भी नहीं हो सकता था। ममता, ममता एक फीलिंग के लिए भी आता है, एक व्यक्ति विशेष के लिए भी नाम भी हो सकता है, तो इसलिए अगर हम इसे व्यक्ति विशेष के लिए मान के चलें तो ये हो सकता था। वकील एक विशेष जाति के बारे में बता रहा है, तो यानी कि जातिवाचक संज्ञा, और पुस्तक ये भी एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना, कटकाना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। तो कान काटना इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का विशेष का चतुर होना। नेक्स्ट, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली। तो पद्मावत महाकाव्य जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। किसमें? अवधी भाषा में। नेक्स्ट, मुंह तोड़ शब्द में समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अगर हम समास की बात करते हैं तो यहाँ तत्पुरुष समास में क्या होता है? जहाँ हमें विभक्ति चिन्ह का लोप मिले। अव्ययभाव समास जिसमें प्रथम पद जो होता है हमारा कोई भी उपसर्ग मिल सकता है। कर्मधारय समास जहाँ पर प्रथम पद में विशेषण और विशेषी की प्रधानता होती है। द्विगु समास यानी कि प्रथम पद वहाँ पर संख्यावाची होता है। लेकिन मुंह तोड़
इसको अगर हम देखें मुंह को तोड़ कैसे इसमें विभक्ति चिन्ह मिलता है हमें, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, प्रस्थान का विलोम क्या है? विलोम क्या होता है? एक ऐसा शब्द जो कि दूसरे उस शब्द का विपरीत अर्थ हमें दे, वे विलोम शब्द होते हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि उल्टा शब्द देने, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो प्रस्थान, प्रस्थान का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए निकलना या जाना। तो जाने के लिए प्रस्थान शब्द का प्रयोग होता है, तो इसका विपरीत हो जाता है आना। इट मीन्स गमन, गमन तो नहीं होगा क्योंकि गमन का मतलब ही जाना होता है। स्थान भी नहीं होगा, प्रतिस्थापन भी नहीं होगा। जबकि जाने के विपरीत में अगर हम देखते हैं तो ये आना, यानी कि प्रस्थान का विपरीत होगा आगमन। हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा आगमन के साथ। नेक्स्ट, अयाधि संधि है। अयाधि उत प्लस योग तथा धन एव उप प्लस च और नो प्लस एक, एक नहीं होगा, ये नो प्लस एक होगा। यहाँ पर छोटी आती है, यानी कि नो प्लस एक। तो यहाँ पर अगर हम देखें उत धन योग और अप प्लस च, इसमें दोनों में ही क्योंकि हलंत लगा हुआ है, जिसमें हलंत हमें लास्ट में देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं हो पाते हैं। तथा धन एव, तथा ये भी नहीं होगा। जबकि नो, क्योंकि तथा धन एव में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दो मात्राओं की उत्पत्ति प्राप्त होती है जो कि हमें वृत्ति संधि के अंतर्गत लेकर आती है। जबकि नो प्लस एक यहाँ पर हमारा नाविक हो जाएगा। तो नो प्लस एक क्या होता है? नाविक। तो नाविक जो शब्द है ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? अयाधि संधि के अंतर्गत। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, अयाधि संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एक वचन और बहुवचन दोनों ही शब्दों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है? कथा, सरसों, लता या कुटी। तो सरसों की कथा का कथाएं हो सकता है, लता का लताएं हो सकता है, कुटी का कुटियां हो सकता है, लेकिन सरसों का कोई बहुवचन रूप नहीं प्रयोग होगा या एक वचन में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए सरसों, जो कि दोनों ही वचनों में, एक वचन और बहुवचन दोनों ही वचनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दो बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही अर्थ का चयन कीजिए। दो बार जन्म लेने वाला, उद्भिज, स्वयंभू, द्विज या भूमिज। उद्भिज ये नहीं होगा, स्वयंभू भी नहीं होगा, जबकि दो बार द्विज, द्विज का मतलब होता है दो बार उत्पन्न होने वाला या फिर दो बार जन्म लेने वाला, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा द्विज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द कौन सा होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताएं, वे विशेषण शब्द होते हैं। जैसे सुंदरता, कवि, भलाई या विद्वान। तो सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है, कवि और भलाई में नहीं होगा। जबकि हमारा ऑप्शन सी विद्वान, जो कि किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये विद्वान विशेषण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। नींद, सफाई, रोग और कौन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा कौन, क्योंकि सर्वनाम शब्दों में प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा कौन, जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति यानी कि हम अभी इसमें देख कर आए हैं अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि के बारे में अगर हम बात करें। अव्ययभाव में क्या होता है? जहाँ पर हमें प्रथम पद में कोई भी अव्यय शब्द देखने के लिए मिले या फिर उपसर्ग देखने के लिए मिले, वहाँ अव्ययभाव समास होता है। तत्पुरुष समास में भी विभक्ति चिन्ह के लोप का पता चलता है। द्वंद्व समास में दोनों ही शब्दों के बीच में क्या हमें योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है। और बहुव्रीहि समास में एक ऐसा तीसरे अर्थ वाला शब्द हमें देखने के लिए मिलता है। देशभक्ति में अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो देश के लिए भक्ति यानी कि के लिए विभक्ति चिन्ह हम इसमें देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? बी,
तत्पुरुष। नेक्स्ट, घे शब्द का पर्यायवाची है घे, ग्रह, गर्दभ, व्योम और गाय। तो घे शब्द का जो पर्यायवाची होगा ये हो जाएगा घे, यानी कि घर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तद्धित प्रत्यय, अगर हम यहाँ देखें प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो कि क्रिया शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, अगर हम यहाँ देखते हैं पठनीय, कृपालु, हंसोड़ और गंतव्य। पठ का मतलब पढ़ना होता है, ये क्रिया शब्द है। गंत मतलब जाना, ये भी क्रिया शब्द है। हंस हंसना, ये भी क्रिया शब्द है। जबकि कृपालु ये एक क्रिया शब्द नहीं है, तो हमारा तद्धित प्रत्यय की लगा हुआ है कृपालु के साथ। इसमें कौन सा हो जाएगा? कृपा धन आलू, ये हमारा शब्द हो जाएगा विच्छेद करने के बाद। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी कृपालु, जिसमें तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट, विदेशित शब्द हैं। विदेशित शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषाओं का प्रयोग करके लिए गए हैं। चश्मा, जूता, जीप और वायु। तो जूता, वायु और जीप ये विदेशित शब्द नहीं है, जबकि चश्मा, चश्मा क्या है? एक विदेशित शब्द है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए चश्मा। नेक्स्ट, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये हमारा उच्चारण स्थान से है ए और आई। सबसे पहले हमें इस तरह के शब्द अगर देखने के लिए मिलते हैं तो हमें उन वर्ण का विच्छेद कर लेना चाहिए। वर्ण का विच्छेद करने से हमें उसके एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल जाता है। अगर हम देखते हैं ए किसके अंतर्गत आता है? अ धन ई। अ धन ई से मिलके ए और बड़ी ई से मिलके आई का निर्माण होता है। तो यानी कि हम अगर देखते हैं अ किसके अंतर्गत आता है? कंठ, अ कंठ से आता है। और ई जो कि तालु, तालु से बोलने से मिलता है, यानी कि कंठ और तालु दोनों के मिलने से आई बनता है। तो कंठ तालव्य, ये हमारा ऑप्शन चला जाएगा कंठ तालव्य, जो कि हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सही विकल्प बताने इसमें हमें सूरदास को किस समरस का सम्राट कहा गया है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस। तो सूरदास जो कि वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ये चला जाएगा ए वात्सल्य रस। तो सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? वात्सल्य रस का। नेक्स्ट, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होना, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, या कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। इसमें हमारा ऑप्शन चला जाएगा कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, मतलब एक विपत्ति से हटकर कोई दूसरी विपत्ति का आ जाना या दूसरी विपत्ति का खड़ा हो जाना। तो हमारा ऑप्शन ये चला जाएगा ए एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। नेक्स्ट, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? यानी कि संधि के किस रूप के अंतर्गत ये आते हैं? संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। तो इन पांचों भेदों को किसके अंतर्गत हम सन्निहित करते हैं? स्वर संधि के अंतर्गत। हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी स्वर संधि। नेक्स्ट, विदेशी शब्द है, ये तो हम अभी करके ही आए हैं, जो कि हो जाएगा चश्मा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? मोस्टली हम कमल और बादल इन दोनों के नाम में मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। तो इसका एक माइनर सी ट्रिक है, जैसे कि पंकज, अंबुज, पारित और पद्यम। तो जैसे बादल होता है, बादल, और एक होता है कमल। जैसे पंकज, पंकज कौन होता है? पंख में उपजने वाला, यानी कि कीचड़ में उपजने वाला। अंबुज, अंबुज भी उपजने वाले से अर्थ लगाया जाता है।
पथ्यम, पथ्यम भी उपसने वाले से लगाया जाता है, लेकिन जैसे बादल है, बादल के दै से हम लगा सकते हैं कि वारिद, जो कि बादल से रिलेट करता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा सी वारिद, जो कि किसके अंतर्गत आएगा, ये कमल का पर्यायवाची नहीं होगा, किसका होगा, ये बादल का होगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा सी वारिद। नेक्स्ट, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा के भेद के बारे में बताना है कि कौन सा नहीं होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक और भाववाचक। अगर हम देखें व्यक्तिवाचक, जो कि हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या जाति, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या फिर किसी विशेष पशु आदि के बारे में बात कराता है या वस्तु के बारे में बात कराता है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहाँ विशेष जाति के बारे में बात होती है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जहाँ पर विशेष भाव के बारे में पता चलता है, जैसे बुढ़ापा, जवानी, इस तरह के शब्द, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन निजवाचक एक ऐसा शब्द है जो कि निजवाचक सर्वनाम होता है, जहाँ पर स्वयं के बारे में स्वार्थी होकर, जैसे कोई कर्ता स्वयं के बारे में बात करता है, अपने आप कर लूँगा, अपने आप जा लूँगा, तो इस तरह के शब्द किस में आते हैं, ये सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा, संज्ञा का भेद जो नहीं होता है, सी ऑप्शन निजवाचक, जो कि सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जबकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों ही संज्ञा के भेद होते हैं। नेक्स्ट, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। तो किसी चीज़ से अलगाव के लिए अगर हम देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो अलगाव जहाँ होता है, अलगाव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अपादान कारक का। जबकि अगर हम देखें अधिकरण, में या पर, में और पर, ये दोनों ही शब्द, दोनों ही विभक्ति चिन्ह हमें जहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं, वहाँ अधिकरण कारक होता है। संप्रदान किसके, दान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और को विभक्ति चिन्ह के लिए हम कर्म कारक का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा अपादान कारक के साथ। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक, करण में अगर हम देखते हैं, कर्ण से विभक्ति चिन्ह के बारे में बताता है, यानी कि से विभक्ति चिन्ह में हमें बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी निश्चित चीज़ या निश्चित व्यक्ति या निश्चित विषय के बारे में नहीं पता चलता है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन चला जाएगा से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किन्हीं से, यानी कि कर्ण कारक बहुवचन के रूप में किन्हीं से शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है चला जाएगा सी, किन्हीं से। अभिमानी का विलोम, विलोम शब्द से पूछा है, विलोम यानी कि विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन आ जाएगा अभिमानी का सी, निर्भिमानी। नेक्स्ट, पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। पुल्लिंग जो कि हमें पुरुष जाति के बारे में बताता हो, कैमरा, पायल, प्लेट या तलवार। तो हम अच्छा या अच्छी लगाकर, शब्द के आगे अच्छा या अच्छी लगाकर या फिर उसे वाक्य में प्रयोग करके हम भली भांति पहचान सकते हैं। जैसे पायल अच्छी होती है, तलवार अच्छी, प्लेट अच्छी, लेकिन कैमरे के लिए हम अच्छा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा पुल्लिंग के लिए कैमरा। नेक्स्ट, केर बेर का संग होना का अर्थ है दोनों अलग अलग होना, विपरीत स्वभाव वाले का साथ साथ रहना, भाग्य की बात या दयावान व निष्ठुर का साथ। तो केर बेर का संग होना, इट मीन्स विपरीत स्वभाव वाले का एक साथ रहना। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। नेक्स्ट, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बे, बैठ, अक या क। तो बैठक, बैठ प्लस अक, यानी कि हमारा प्रत्यय यहाँ चला जाएगा अक प्रत्यय। प्रत्यय शब्द क्योंकि कौन से होते हैं? वे शब्द जो कि किसी शब्द के अंत में आकर बैठते हैं और उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या फिर उस शब्द को परिवर्तित रूप दिला देते हैं। तो हमारा यहाँ प्रत्यय हो जाएगा अक प्रत्यय। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर जो कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 11, 4, 7 या 2।
तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। तो आ, ई, उ और री ये ह्रस्व स्वर होते हैं, जबकि दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, अ, ई, उ और री के साथ। नेक्स्ट, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। तो जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। तो हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा ए, तत्पुरुष के साथ। नेक्स्ट, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भंडारा, दातव्य, सदाव्रत या धर्मार्थ। तो दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था है उसके लिए एक शब्द होता है सदाव्रत। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी, सदाव्रत के साथ। नेक्स्ट, नास्तिक का अर्थ है भगवान को न मानने वाला, अपने आप पर भरोसा करने वाला, पूजा न करने वाला या मूर्ति पूजा के विरोधी। तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं नास्तिक, यानी कि भगवान को न मानने वाला। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक, यानी कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए, भगवान को न मानने वाला। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचती रहे और ऑल प्रीवियस हम इस पर प्रैक्टिस करते रहें और उसके साथ साथ हम अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करते जाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।